मॉर्निंग में जो सेशन किया था ना उसी सेशन से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मॉर्निंग वाले में तो नॉर्मली हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी और एक्चुअल वेलोसिटी का रिलेशन और किसी एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे कंसिडर करना और ये सब चीजें डिस्कस की थी। हाँ, और अभी जो हम लोगों ने कहा था कि इवनिंग सेशन में डिस्कस कर लेंगे रिवर बोट वाले प्रॉब्लम्स को। बट रिवर बोट वाली प्रॉब्लम का डिस्कशन देखो, मैं फिर कर दूंगा, उसके बाद भी आप जहां आज हो वहीं पे खड़े रहोगे, आप उसी जगह पे रहोगे, कोई फायदा होगा नहीं अनलेस उसको कंसेप्चुअली नहीं समझा जा रहा तो। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, उसको रिलेटिव मोशन से कंपेयर कर लेते हो। ठीक है अर्पित, इसको क्या होता है कि आप लोग रिवर बोट प्रॉब्लम को कंपेयर करने लगते हो रिलेटिव वाले से, और रिलेटिव वाले कंसेप्ट और रिवर बोट के कंसेप्ट को आपस में मिक्स कर देते हो, और वो सारे कंसेप्ट मिक्स होकर के बेकार कर देता है कंसेप्ट। तो ये जो रिवर बोट प्रॉब्लम्स हैं या फिर विंड और एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम्स, इनका पहले तो कंसेप्ट क्या है वो समझो, है ना। ये जो कंसेप्ट आप पढ़ते हो रिवर बोट प्रॉब्लम या फिर विंड और एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम, इन दोनों का बेसिक लॉजिक क्या आपको समझ, आपके माइंड में क्या बन रहा है कि विंड एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम और रिवर बोट प्रॉब्लम का फंडामेंटल क्या है, इनका इन इन चैप्टर्स का फंडामेंटल कंसेप्ट। इसमें रिलेटिव का कोई लॉजिक ही नहीं है, देखो इसमें रिलेटिव का कहीं कोई यूज है ही नहीं, पहले बता दें आपको। अगर आपको ना लोअर केजी और अपर केजी वाली क्लासेस में लेके चले, लोअर केजी और अपर केजी की जो क्लासेस होती है, तो क्या पढ़ते हो? ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होते हैं, कितने तरीके के मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो बताया जाता है कि भाई रोड ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, एयर ट्रांसपोर्ट होता है। देखो सभी के आंसर आ गए हैं, मतलब केजी पढ़ा है तुम लोगों ने। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो रिवर बोट प्रॉब्लम क्या, ये बोट एक ट्रांसपोर्टेशन का मोड नहीं है। बोट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, पानी में चलने वाली चीज है, और विंड एयरक्राफ्ट में एयरक्राफ्ट हवा में चलने वाली चीज है। तो ये बेसिकली क्या है कंसेप्ट, ये कंसेप्ट तो बेसिकली रिलेटिव का थोड़ी है, ये तो आप बेसिकली पानी में चलने वाली चीज और हवा में चलने वाली चीज को डिस्कस कर रहे हो। जैसे जमीन पे चलते हैं वैसे पानी में भी चलते हैं, हवा में भी चलते हैं, लेकिन इनमें कंसेप्ट क्या है कि जिस जगह पे आप चल रहे हो रिवर में, इसका भी आपके ऊपर इम्पैक्ट है। आप इसको रिलेटिव से कंफ्यूज करोगे बार बार, और वो एरर है। इन सब का सिर्फ और सिर्फ एक लॉजिक है, इन सब का सिर्फ और सिर्फ सिंगल लॉजिक। जैसे सुबह एक सिंगल लॉजिक दिया, आज भी एक सिंगल लॉजिक देंगे, सिंगल लॉजिक है। वो क्या कहता है, जो ये रिवर है ये बेसिकली आपके लिए मीडियम है, ये एक सिंगल लॉजिक है, ये बेसिकली मीडियम है ना। वाटर है, विंड इज अ मीडियम, बोट मेरा ऑब्जेक्ट है जो मूव करेगा, एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसको रिलेटिव से क्यों कंपेयर कर रहे हो? ये तो बेसिकली दूसरा केस हो गया, ये हो गया मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम। एक बॉडी एक मीडियम में चल रही है, और वो मीडियम क्या बोलते हो भाई, पानी को और एयर को क्या फ्लूइड नहीं बोलते हो आप? वाटर और एयर क्या क्या बोलते हो? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में ये कहते हो कि ये बेसिकली फ्लूइड है, और फ्लूइड का मतलब विच कैन फ्लो, दे कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, यानी इनके अंदर अपनी वेलोसिटी होती है। आपका जो प्रॉब्लम है वो वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल रूट लेवल से फिर से। तो आप पढ़ क्या रहे हो, बेसिकली फ्लूइड है, पानी भी चलता है, एयर भी चलती है, इनमें भी वेलोसिटीज होती हैं, और उसके अंदर आप चल रहे हो। तो इनका फंडामेंटल कंसेप्ट दूसरा है। इनका फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इनका फंडामेंटल कंसेप्ट सुनना आप, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द मीडियम प्लस द वेलोसिटी ऑफ मीडियम इटसेल्फ। यहां पर वेक्टर समेशन का कंसेप्ट है, वेक्टर डिफरेंस का नहीं है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन दैट मीडियम
plus the velocity of a medium, it gives you the actual velocity of object. It will give you velocity of object actual. इसका दूसरा ही कंसेप्ट है। बस ये सिंगल कंसेप्ट अगर आपको समझ में आना चाहिए, ये सिंगल कंसेप्ट अगर आपके माइंड में घुस रहा है तो आप समझ सकते हो, अदरवाइज फिर दिक्कत होगी। मैं तो फिर समझा दूंगा, फिर अभी 2-4 क्वेश्चन करा देंगे। आप इस लॉजिक को समझो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी मीडियम में चले और मीडियम भी मोशन में हो सॉरी, मतलब ये कंसेप्ट क्या है जानते हो? ऑब्जेक्ट एंड मीडियम बोथ इन मोशन, ये कंसेप्ट है आपका। और रिलेटिव के अंदर क्या कहा था मैंने? रिलेटिव में क्या कहा था? दो अलग अलग ऑब्जेक्ट मोशन में थे, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मोशन में थे और एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को देखा जाता था। देयर वर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दे वर इंडिपेंडेंट। क्या ये भी इंडिपेंडेंट है? एक बोट पानी में कितनी स्पीड से चलेगी, क्या ये पानी के इंडिपेंडेंट हुआ? आप कितनी स्पीड से स्विम कर सकते हो, क्या ये पानी के इंडिपेंडेंट का केस है कि पानी के डिपेंडेंट केस हो गए? आप अपना दिमाग लगा के सोचो तो ये इसको रिलेटिव के अंदर क्यों डाल रहे हो? रिलेटिव वाला कंसेप्ट लगा के कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? वो एक अलग चैप्टर है, ये एक अलग चैप्टर है। यहां पर दूसरा कंसेप्ट है। यहां पर कंसेप्ट क्या है कि अगर आप किसी मीडियम के अंदर चल रहे हो, ठीक है, तो जो भी आपकी वेलोसिटी उस मीडियम के अंदर है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मीडियम। अब कुछ किताब वाले बदमाशी करते हैं, कुछ किताब वाले यहां पर बदमाशी ये कर देते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मीडियम को वो ये कह देते हैं कि ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम है। नेहल किसी बुक में रिलेटिव में नहीं है बच्चा। मैं आज जानबूझ करके ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, आपको मेरी बात पे ऐसे ट्रस्ट नहीं होगा, मैं इसीलिए मैं एक बुक लाया हूं जो स्कूल लेवल किताब है, ठीक है। अब मैं कोई इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ कि आपको मैं बुक दिखाऊंगा तो ये एडवर्टाइज कर रहा हूँ, बट ये बुक है, आज परचेज करके लाया हूं मैं, ठीक है। ये है मॉडर्न एबीसी, जो बेसिकली आपके स्कूल लेवल के लिए है, ठीक है, क्लास 11 पार्ट ए। अब आपको समझाता हूं मैं। ये एक चैप्टर है, ठीक है, ये अभी मैं दिखाता हूं आपको। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर चल रहा है आपका वेक्टर्स, ठीक। और इस चैप्टर में ये एक रिवर बोट प्रॉब्लम है, रिवर इज फ्लोइंग, ठीक, रिवर बोट प्रॉब्लम। अब आप मुझे बताओ वेक्टर में रिवर बोट प्रॉब्लम क्यों डाला गया है? और ये मैं कोई अपनी किताब नहीं कर रहा हूँ, थैंक यू आस्था, ये ना स्कूल लेवल की, एग्जैक्टली स्कूल लेवल किताबें हैं। आप लोग इधर उधर की उल्टी सीधी किताबें पढ़ करके क्या कर रहे हो? अपना कंसेप्ट भी खराब कर रहे हो और जो समझाया जा रहा है उससे डेविएट कर जा रहे हो। आखिर इसमें वेक्टर के चैप्टर में रिवर बोट प्रॉब्लम क्यों दी गई है? अब कोई ऑथर इतना पागल तो नहीं होगा कि एक दूसरे चैप्टर की प्रॉब्लम दूसरे चैप्टर में डाल दे। एक्चुअल में ये वेक्टर का ही एप्लीकेशन है। रिवर बोट प्रॉब्लम और विंड एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रही है तो इसका मतलब आपका या तो वेक्टर का कंसेप्ट वीक है, मतलब, और वो वेक्टर का भी कौन सा कंसेप्ट? तो वेक्टर का ऐड करने वाला कंसेप्ट। दो वेक्टर कैसे ऐड होंगे, ये कंसेप्ट या तो आपको आता नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि अगर ये आ रहा होता ना फिर प्रॉब्लम नहीं होती मेरे पास। अब आप क्या करो, आपका ये जो ऑब्जेक्ट है, ये बोट हो सकता है, ये जो ऑब्जेक्ट है स्विमर हो सकता है, एयरक्राफ्ट हो सकता है, और मीडियम रिवर हो सकता है, एयर हो सकता है, ठीक है, विंड हो सकती है। अब आप ये फंडामेंटल लॉजिक पर बैठ जाओ और आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें रिलेटिव का कोई लॉजिक नहीं है। ये ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है यार, कोई भी ऑब्जेक्ट। और आप यही कंसेप्ट फॉलो करते हो। पहले तो मैं तुमको थोड़ा सा बेसिक समझाऊं। आप यही बेसिक कंसेप्ट लगाते हो और
बस उसको समझने में दिक्कत कर देते हो। कि हमने कहा कि वाटर फ्लो करे, अगर पानी है वो मीडियम है, पानी एक मीडियम है ना, तभी तो उसके अंदर से ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो वाटर की अपनी एक स्पीड है, ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर की। और आप इसके इनसाइड कह रहे हो कि एक बोट है, ठीक है, इसके इनसाइड एक बोट है और वो बोट डाउन स्ट्रीम जा रही है। सिंपल सा लॉजिक समझिएगा अभी, डाउन स्ट्रीम 3 किलोमीटर पर आवर से चल रही, तो इस बोट की रियल वेलोसिटी क्या है? और वहीं पर एक और बोट है, दो बोट है, एक बोट 1 है और एक बोट 2 है। सेकंड वाली बोट अप स्ट्रीम है विथ 9 किलोमीटर पर आवर, मान लेते हैं, ऐसे रैंडम डेटा है, मैंने चूज किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट बोट की एक्चुअल वेलोसिटी क्या लिखोगे? अब आप लॉजिक पकड़ लो। वेलोसिटी ऑफ बोट 3 किलोमीटर पर आवर, ध्यान से देखिएगा, जो भी आपको वेलोसिटी ऑफ बोट दी जाएगी, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट दिया जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर दिया जाएगा, एक्चुअली क्या होता है कि प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमेशा मीडियम के अंदर दी जाएगी आपको, प्रैक्टिकली हमेशा ये डेटा दिया जाएगा, ऑलवेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द मीडियम गिवन होता है। तो ये 3 है ना, ये वेलोसिटी ऑफ बोट इन द मीडियम है। और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर लिखा होता है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये लाइन लिखी होती है। अब आप इस लाइन को पढ़ते हो और कंफ्यूजन में आ जाते हो कि क्या मतलब है यार। हाँ जी अभिग्रह, ये नहीं नहीं अभिग्ना जी, वही लिखा है, वेलोसिटी ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर इज सेम एज द वेलोसिटी ऑफ बोट इन मीडियम। उसको लिखने का तरीका कंफ्यूजिंग है, इसलिए कंफ्यूजन में आते हैं। स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि स्टिल वाटर लिखा है, इसका मतलब ये एक्चुअल वेलोसिटी हो गई, और ये उनका पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन है, जिसकी वजह से वो न्यूमेरिकल में स्टक कर गए, समझिए नहीं आ रहा उनको। तो पहले तो आपको ये क्लियर करना होता है कि यार ये लाइनों का मतलब क्या है। वेलोसिटी ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर is same as the velocity of a boat in medium, which means कि this is not the actual velocity, right? ये actual velocity नहीं है, ये पानी के अंदर उसकी स्पीड है। हाँ, इसको विथ रिस्पेक्ट टू बोल सकते हो, हाँ कह सकते हो, विथ रिस्पेक्ट टू है, कह सकते हो। तो बोट 1 की एक्चुअल वेलोसिटी क्या लिखोगे? बोट 1 की एक्चुअल वेलोसिटी बताओ अब, बोट 1 एंड बोट 2 क्या लिखा जाए एक्चुअल वेलोसिटीज? वेक्टोरियल ऐड करना है। अभी मॉर्निंग वाले सेशन के में जो हम लोग डाउट सेशन ले रहे थे, वहां पर हम लोग सब्ट्रैक्शन वाले पे थे। अब आपसे मैं क्या कह रहा हूं कि जो मीडियम की वेलोसिटी है, जो मीडियम की वेलोसिटी है, उसको एज इट इज कुछ नहीं करना है, एज इट इज ऑब्जेक्ट पे सुपर इम्पोज करो। मीडियम की वेलोसिटी को ऑब्जेक्ट पर जैसा वो है वैसा सुपर इम्पोज कर दो। तो 3 पर ये 4 सुपर इम्पोज करोगे तो हो जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। एज इट इज सुपर इम्पोज करना है, मीडियम के वेलोसिटी को ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में ऐड कर दो। तो क्या करेंगे, 9 लेफ्ट साइड पर और 4 को इसमें ऐड करेंगे, एज इट इज ऐड करेंगे, राइट साइड लेकर के ही ऐड कर देंगे। तो 9 लेफ्ट और 4 राइट, इनको ऐड करोगे। अपोजिट वेक्टर जब ऐड होते हैं तो एक्चुअल में उनका मैग्नीट्यूड लेस कर दिया जाता है, और ये आंसर हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। ये राइट साइड डायरेक्शन में और ये लेफ्ट साइड डायरेक्शन में। अब आप इस कंसेप्ट को भूलना नहीं, इस कंसेप्ट को नहीं भूलना आपको, कि जब कोई बॉडी किसी मीडियम के अंदर मूव करेगी तो मीडियम की वेलोसिटी को बॉडी की वेलोसिटी में एज इट इज सुपर इम्पोज यानी कि ऐड कर दो, काम खत्म। पुलकित जी आपको इसलिए नहीं समझ में आ रहा कि शायद आप मॉर्निंग सेशन में नहीं थे। जो भी हमारे मीडियम की वेलोसिटी है, मतलब पानी की वेलोसिटी, एयर की वेलोसिटी, अच्छा तो बता रहे मीडियम की वेलोसिटी, विश्वास यार फिर वही बात देखो, किसी के अंदर यार, किसी के अंदर मीडियम में दो चीजें आएंगी। देखिए दो चीजें मीडियम में आएंगी, पानी और हवा।
यानी वाटर और एयर ये दो ही मीडियम है भैया। ट्रांसपोर्टेशन के तीन ही मोड है ना, ट्रांसपोर्टेशन रोड से, ट्रांसपोर्टेशन वाटर से और ट्रांसपोर्टेशन एयर से। ये चौथा भी कोई मोड है आज तक? कोई और चीज है जिससे ट्रेवल करते हो? तो या तो आप पानी में ट्रेवल करोगे या हवा में ट्रेवल करोगे या बाय रोड जाओगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जब ट्रांसपोर्टेशन वाटर के थ्रू हो रही हो और ट्रांसपोर्टेशन एयर के थ्रू हो रही हो, तो कंसेप्ट क्या कहता है, जो हमारा वाटर या एयर है उसमें जितनी भी वेलोसिटी है उसको ट्रांसपोर्ट करने वाली जो व्हीकल है, जिस गाड़ी से आप चल रहे हो, जिस भी चीज से आप चल रहे हो, इसकी वेलोसिटी में जो आपका मीडियम वाटर या एयर है उसकी वेलोसिटी उठाओ और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में एज इट इज ऐड कर दो, एज इट इज ऐड कर दो, बस वेक्टोरियली ऐड कर दो। और वेक्टोरियली ऐड करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा, वेक्टोरियली ऐड करने के बाद जो आंसर मिलेगा आपको, वो आंसर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है, जानते हो किसके फ्रेम में? इन फ्रेम ऑफ, ऐड करने के बाद ये इन फ्रेम ऑफ ग्राउंड कहलाएगी, यानी एक्चुअल वेलोसिटी। सुबह भी यही कहा था और अभी भी मैं यही कह रहा हूं कि जिसको जब आप एक्चुअल वेलोसिटी वर्ड यूज करते हो तो वो ग्राउंड फ्रेम है। नहीं बदलिए जी, प्लस माइनस नहीं लिखेंगे। इस बात को आप 10 बार 20 बार अपने माइंड में बिठाओ कि मीडियम के अंदर जितनी भी वेलोसिटी होगी उसको ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में एज इट इज वेक्टर के लॉ से ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो वेलोसिटी आएगी वो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की ग्राउंड के फ्रेम के हिसाब से वेलोसिटी हो जाएगी। अब आप इस स्टेटमेंट को पकड़ के कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं बस। हाँ जी देव, पूछो पूछो भाई पूछो। देव नया कराएंगे ऐसा नहीं है, अभी नया कराएंगे बट टाइम लगेगा थोड़ा सा, है ना। प्रियांश डाउट तुम्हारा नोट कर लिया है? ठीक है, तो देखो प्रॉब्लम समझो। विनायक जी एक मिनट, हाँ ठीक है। असाइनमेंट का जो आपका असाइनमेंट है ना, उस असाइनमेंट का, ठीक है, जो आप लोग अपने असाइनमेंट्स ओपन कर लें और असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 5, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 5। अक्षांश बता रहे हैं, रुको दो चार एग्जांपल देखो। हाँ, रिलेटिव वाली असाइनमेंट का प्रॉब्लम नंबर 5, ठीक है, रिलेटिव वाली असाइनमेंट का प्रॉब्लम नंबर 5। अ मैन होल्डिंग अ फ्लैग इज रनिंग इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन विथ 10 मीटर पर सेकेंड। आज ये मुक्ता बता देंगे। तो मैन होल्डिंग अ फ्लैग इज रनिंग इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि ये डायरेक्शन मैन के वेलोसिटी की है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, मैन की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से। विंड इज ब्लोइंग इन ईस्ट डायरेक्शन विथ 5 √2 मीटर पर सेकेंड, हवा भी चल रही है 5 √2 मीटर पर सेकेंड से, एयर। ध्यान दीजिए, बस एक चीज अपने माइंड में बिठा लो यार कि एयर और वाटर मीडियम्स होते हैं और मीडियम की वेलोसिटी को सुपर इंपोज किया जाता है। ठीक है, अब आप क्या करोगे इसमें बताओ। फिफ्थ क्वेश्चन में, क्वेश्चन असाइनमेंट सबके सामने होगी तभी कर पाओगे यार, क्योंकि मैंने लिखा नहीं है। मैन होल्डिंग अ फ्लैग इज रनिंग इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, हाँ जी नेहल, और 10 मीटर पर सेकेंड। विंड इज ब्लोइंग इन ईस्ट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 5 √2 मीटर पर सेकेंड। अब उसका जो फ्लैग है वो कौन सी डायरेक्शन में फ्लटर करेगा? फ्लैग, हाँ जी भदौरिया जी, तो आंसर क्या आएगा? ठीक है, वो आप बात तो सही कह रहे हो, लेकिन आंसर क्या बनेगा इसका? देखिए कौन सी डायरेक्शन में जाएगा।
अरुज किया हुआ है कि वैसे मतलब आंसर देख के बता रहे हो? है ना अरुज, किया हुआ है कि इसको मतलब वैसे ही आंसर देख के बता रहे हो? किया है। अच्छा अभिज्ञान जी, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, सही है आप लोग। एक्चुअली क्या हुआ है, बिल्कुल ठीक है आंसर है, अच्छा सही आंसर है विनायक। ठीक है। अच्छा विनायक तुमने भी कर रखा है, ठीक है। क्या किया है विनायक जी, बताओ जरा तुम, अनम्यूट करके अपने आप को बताओ। कोई एक डिस्कस कर लेते हैं, क्या किया था तुम लोगों ने, किस तरीके से सॉल्व किया था कि। मैं भाई प्रोसेस जानना चाह रहा हूँ कि, चलो अच्छा, ये 10 मीटर पर सेकंड और ये 5 √2 मीटर पर सेकंड की जो वेलोसिटीज हैं, इसको हम क्या करेंगे। तो देखिए, जो लास्ट लाइन है उसका मतलब समझे क्या है यार, लास्ट लाइन का मतलब। 10 मीटर पर सेकंड से वो पर्सन चल रहा फ्लैग लेकर के, कोई एक पर्सन है वो 10 मीटर पर सेकंड से राइट साइड चल रहा है इधर की तरफ। हाँ विनायक एक मिनट। ठीक है हाँ कर दिया विनायक, बताओ जल्दी। हो गया, अनम्यूट हो गया आप लोग। ये जो क्वेश्चन है, बिकॉज असाइनमेंट सामने मेरे पे मोबाइल पर है, अदरवाइज मैं दिखाता आपको। लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा आपको, लैंग्वेज। A man holding a flag is running in the northeast direction with the speed of 10 meter per second and wind is blowing in the east direction with a speed 5 √2 meter per second. Find the direction in which the flag will flutter. अब क्या लिखोगे इसमें भी, हवा चल रही हो वहां पर, अगर आप एक झंडा लेकर दौड़ रहे हो 10 मीटर पर सेकंड से, तो सबसे पहला तो काम ये करना पड़ेगा कि वो 10 मीटर पर सेकंड को, पहला स्टेप और रिजॉल्व करिए आप। अब रिजॉल्व करेंगे जब 10 मीटर पर सेकंड को, तो इसके कंपोनेंट्स आएंगे इस डायरेक्शन में। नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये 45 डिग्री एंगल बनेगा, नॉर्थ ईस्ट का मतलब 45 डिग्री एंगल। तो 45 डिग्री एंगल बनने का मतलब यहाँ पर कंपोनेंट्स होंगे 5 √2 ऑन द राइट हैंड साइड डायरेक्शन और 5 √2 ऑन द लेफ्ट हैंड, सॉरी लेफ्ट नहीं, 5 √2 इसका ईस्ट डायरेक्शन में और 5 √2 जो है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में। ये इसके कंपोनेंट्स। अब पॉइंट क्या है इसमें, पॉइंट समझो। हाँ विनायक जी बताओ बताओ, ओपन हो, ओपन डिस्कशन चल रहा है, डाउट का मतलब तो ओपन डिस्कशन ही हो, बताइए। अनम्यूट हो भाई, अनम्यूट विनायक, अनम्यूट हो, बताइए। सर वेलोसिटी ऑफ मैन 5 √2 आई कैप प्लस 5 √2 जे कैप कर देंगे, हाँ और वेलोसिटी ऑफ विंड सर 5 √2 आई कैप कर देंगे, मतलब उसके कंपोनेंट्स कर देंगे सर 10 मीटर पर सेकंड के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर दिए, कंपोनेंट्स और तो हो गए। फिर सर द फ्लैग विल फ्लटर इन द डायरेक्शन इन विच विंड इज ब्लोइंग सर। नहीं तो विंड, फिर इसमें सर वो लगा देंगे वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो अच्छा सर 5 √2 आई कैप, 5 √2 आई कैप प्लस जे कैप, और 5 √2 माइनस जे कैप आ जाएगा सर आंसर। अच्छा अच्छा, तो साउथ डायरेक्शन हो जाएगा सर। ठीक है। मतलब आदमी जब दौड़ेगा वो अपना फ्लैग ले करके, तो सबसे पहले, और विंड भी है ना, तो आदमी के हिसाब से आप कह रहे हो ना कि आदमी के हिसाब से विंड किस तरफ आएगी, आपको पहले ये देखना पड़ेगा, क्योंकि पर्सन अगर फ्लैग लेकर के दौड़ रहा है और हवा चल रही है, तो एयर और पर्सन ये दो इंडिपेंडेंट बॉडी हो गई। ये वही हो गया रेन मैन प्रॉब्लम जैसा, रेन मैन प्रॉब्लम जैसा। जैसे, तो इसमें क्या करो, देखो, जो मैन है उसकी वेलोसिटी 10 है, तो एक काम करते हैं सुनो, अगर मैं मैन को रेस्ट पे कंसीडर करूं, मॉर्निंग वाला सेशन है, अगर मैन को रेस्ट पे कंसीडर करें, तो उसके लिए क्या होगा जानते हो, 5 √2 मीटर पर सेकंड जो विंड की स्पीड है वो, और मैन को रेस्ट पे कंसीडर करने के लिए, ये मॉर्निंग सेशन का कंसेप्ट है, और मैन टू बी एट रेस्ट, इसको रेस्ट पर मानना है। तो मॉर्निंग वाला सेशन के हिसाब से करो कि जितनी वेलोसिटी मैन की है कितनी है 10, उसका रिवर्स यहां लेकर के आओ, उस 10 का रिवर्स लाओ यहां पर। 10 का रिवर्स लाने का मतलब क्या होगा जानते हो, अपोजिट करके सुपर इम्पोज कैसे होगा, तो जो नॉर्थ साइड है वो साउथ साइड चला गया,
नॉर्थ साइड वाली चीज साउथ साइड चली गई और ईस्ट साइड वाली चीज वेस्ट साइड चली गई। अब क्या होगा, ये 5√2 और ये 5√2 कैंसिल करेगा अपोजिट होने की वजह से, बचा क्या 5√2। यानी कि मैन के हिसाब से, उस आदमी के हिसाब से विंड कौन सी डायरेक्शन में चल रही है। ये कंसेप्ट मॉर्निंग वाले सेशन से ही आ गया, उसी का है भी एक्चुअल में, कि मैन इज रनिंग विंड इज ऑल्सो मूविंग। तो इफ मैन इज कंसिडर्ड टू बी एट रेस्ट, मान लीजिए आप खुद सोचो ना यार, अच्छा आप खुद सोचो कि अगर आप खड़े होकर के फ्लैग लेकर के बैठे हो, आपके हाथ में फ्लैग है और आप खड़े हो, तो वो फ्लैग किस डायरेक्शन में जाएगा, आप दिमाग लगाओ। बताओ, आप सोचो अगर हम लोग हाथ में झंडा लेके खड़े हो जाएं और हम लोग ना चलें, हम लोग ना चलें, तो वो झंडा किस तरफ रहेगा, आपके हाथ में जो फ्लैग है वो किधर जाएगा, ऑब्वियसली जिधर हवा चल रही होगी, है ना। ना बताते हैं, रुको। हाँ अभिज्ञान, वही मैं कह रहा हूँ, यही सब कंसेप्ट तो सोचने की बात कर रहा हूँ। तो एक काम करते हैं ना, आदमी को खड़ा कर देते हैं, ये जो रनिंग मैन है उसको स्टेशनरी करो। इसका तरीका बता दिए कैसे करना है। तो अब आप कह सकते हो कि मैन इज होल्डिंग, मैन रनिंग नहीं है, हाँ मैन इज नाउ होल्डिंग। तो इसी का तो प्रोसेस सुबह बताया था कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी कंसिडर करने का तरीका क्या है, कि उसके पास जो वेलोसिटी है उसका रिवर्स लेकर के ऐड कर दो विंड में। जैसे ही ये काम किया, ये दोनों कंपोनेंट्स कैंसिल हो गए, बचा क्या 5√2, और किस डायरेक्शन में, साउथ। यानी आदमी की नजर में विंड साउथ साइड की तरफ है, पर्सन के अकॉर्डिंग विंड साउथ है, तो फ्लैग भी साउथ साइड पे जाएगा। ये रीजन है, ठीक है, ये चीज कंसेप्ट क्लियर हुआ इसका। प्रॉब्लम 6, अक्षय गुप्ता जी ठीक है। हाँ जी विनायक ठीक है। मैं तो सिर्फ क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ। अच्छा देखो कि हम लोग एक ही कंसेप्ट पर कैसे, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। अ मैन हु कैन स्विम एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। अब जब ये स्टेटमेंट दिया गया है कि अ मैन, क्वेश्चन नंबर 6, हु कैन स्विम, है ना, एट 2 किलोमीटर पर आवर, ये कौन सी वेलोसिटी है, मुझे ये बताओ। अब आप रिवर वाले क्वेश्चन में रिलेटिव की बात मत करना, रिलेटिव वाली बात मत करना, मेरे को सिर्फ इतना बताओ, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम के अंदर है या फिर ग्राउंड वाली वेलोसिटी है। इसमें आपको दो बातें देखनी पड़ती हैं, है ना, दो बातें, आपको दो बातें समझनी पड़ती है। इज इट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द मीडियम, और इज इट एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कौन सा है ये, बस आप इस पर दिमाग लगाओ। क्वेश्चन रीड करते वक्त ये समझ लो कौन सी वेलोसिटी है। तो हु कैन स्विम, तो कहां पर स्विम करोगे, जमीन पे, क्या स्विमिंग ग्राउंड के ऊपर करोगे। तो मैन कैन स्विम का मतलब स्विमिंग तो पानी में करेंगे ना, फिर तो पानी में ही वेलोसिटी हुई, फिर ये इस तरीके से क्वेश्चन को समझा जाता है कि यस 2 मीटर पर सेकंड इज द वेलोसिटी इन वाटर एंड वाटर इज द मीडियम। तो कंसेप्ट क्या कहता है कि वाटर की वेलोसिटी को इस वाटर की वेलोसिटी को इस 2 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ सुपर इम्पोज करना पड़ेगा, ठीक, सुपर इम्पोज करना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, लैंग्वेज में आप लैंग्वेज पढ़ो, लैंग्वेज क्योंकि मैं नहीं पढ़ रहा इसमें। देखो वो कह रहे हैं कि मैन है, उसको स्विम करना है और उसको स्विम करके यहां तक जाना है, सामने वाले पॉइंट तक, ठीक है, तो जाने दो, कौन मना कर रहा है उसको। लेकिन कंसेप्ट क्या कह रहा है, और क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो फ्लो है, मान लो फ्लो इस तरफ है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लो से 120 डिग्री की डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये जो डायरेक्शन आप कह रहे हो ना, ये जो वेक्टर है 120 डिग्री फ्लो के साथ, ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन इन वाटर, ऑब्वियसली, बिकॉज स्विमिंग पानी में ही होती है, हवा में नहीं होगी। और ये वेक्टर आपका 2 है। और कंसेप्ट मेरा क्या कहता है कि जब कोई मैन किसी मीडियम के अंदर है, बोट है, तो मुझे इस वेक्टर में मीडियम यानी कि पानी की जो वेलोसिटी है, इसको एज इट इज, एज इट इज, माइनस माइनस कुछ नहीं करना,
जैसा है ऐसा ले करके आओ और इसमें सुपर इम्पोज करो, यानी ऐड करो। तो हम इस वेक्टर को इसमें ऐड करेंगे, यानी ये वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐड कर दी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या बनी यहां पर? रिजल्टेंट वेलोसिटी ये बनेगी। अब क्या होना चाहिए आंसर भाई? यार एक मिनट अनम्यूट कर दें क्योंकि डिस्टर्बेंस हो रहा है। अब क्या आंसर बन, ये बात समझ में आ रही? देखो ये बात समझ गए, मैन कैन स्विम इन द, तो कैन स्विम ऑब्वियसली इन वाटर होगा। और मेरा कंसेप्ट बार बार समझो, एयर में चलने वाली बॉडीज और पानी में चलने वाली बॉडीज में जो वेलोसिटी है, उसमें आप पानी और एयर के वेलोसिटी को ऐड करो, और ऐड होने के बाद अब आप कह सकते हो कि ये उनकी इफेक्टिव वेलोसिटी है, यानी कि रिजल्टेंट वेलोसिटी है, यानी कि एक्चुअल वेलोसिटी है। ऐड करने के बाद अब इसका आंसर लाओ। ये पूरा 120 डिग्री है, तो यहां पर अब तो ट्रिग्नोमेट्री से आ जाएगा। अब आप इसका ट्रिग्नोमेट्री देख लो, अलग से डायग्राम बना लो। इस तरफ एक वेक्टर 2 है, इस तरफ एक वेक्टर है जो वी आर है, उसका पता नहीं कितना है, और एक ये स्ट्रेट लाइन है, और ये एंगल आप देख लो, ये एंगल 30 डिग्री है। तो अब आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं यूज कर सकते इसके अंदर। ट्रिग्नोमेट्री साइन 30 डिग्री लगाओ, साइन 30 डिग्री, सामने वी आर और हाइपोटेनियस टू वी आर की वैल्यू आ गई। ये इतने सिंपल लॉजिक होते हैं भाई। हाँ जी प्रणव, वैसे भी हो जाएगा बिल्कुल। वो एक मैथमेटिकल कंसेप्ट हुआ ना, मैथमेटिकल कंसेप्ट का मैं कह तो रहा हूँ कि कोई लिमिट नहीं होती है ना। मैथमेटिकल कंसेप्ट हर स्टूडेंट को अपना अपना लगता है, किसी को अपनी कंफर्ट के हिसाब से आप सॉल्व करने का तरीका बना लीजिए, अपने कंफर्ट के हिसाब से, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो वो बनाओ। मैं तो सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, हाँ विश्वास बता रहे बच्चा, बस ज्यादा नहीं, एक दो क्वेश्चन ही बताएंगे, ज्यादा नहीं बता पाएंगे, 2 या 3 क्वेश्चन और बताएंगे, बिकॉज न्यूटन लॉ भी स्टार्ट करना है ना। सो अ मैन कैन स्विम एट, 7th क्वेश्चन, अ मैन कैन स्विम एट 4 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर स्विमिंग पूल। तो ये उस आदमी की वेलोसिटी पानी के अंदर है। नाउ ही एंटर्स 200 मीटर वाइड रिवर एट वन बैंक एंड स्विम्स। भाई क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए, मैं फिर बता रहा हूं, अदरवाइज आपके लिए ब्लैंक है, सब कुछ ब्लैंक है। तो 200 मीटर की रिवर है, उसकी वाइड है, 200 मीटर वाइड रिवर है। आदमी उसके अंदर गया और स्विम करता है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द रिवर फ्लो। यानी अगर पानी का फ्लो इस डायरेक्शन में है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिस तरफ पानी फ्लो कर रहा उससे 60 डिग्री एंगल पर वो स्विमिंग कर रहा है, 60 डिग्री एंगल पर। तो नाउ दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन इन द वाटर, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप स्विम कर रहे हो ना, वो आपकी वेलोसिटी इन वाटर है। स्विम करने की वेलोसिटी क्या होगी? जिस तरफ आप पानी में चल रहे होंगे, दैट इज वेलोसिटी इन वाटर, 60 डिग्री एंगल पर। रिवर फ्लो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, अच्छी बात है। इन हाउ मच टाइम डज ही क्रॉस द रिवर एंड कैलकुलेट द ड्रिफ्ट। चलिए देखते हैं क्या होगा। भैया हाँ भदौरिया जी, ये मान के चलेंगे कि पानी सीधा चलेगा, पानी आड़ा तिरछा नहीं जाएगा, मतलब ये ऑब्वियसली ये ये डेटा इंफॉर्मेशन समझ में आ गया आपको? इंफॉर्मेशन क्लियर हो गया? और मैन की स्विम करने की वेलोसिटी कितनी है? मैन के स्विम करने की वेलोसिटी भी दे रखी है, 4 मीटर पर सेकेंड। मुझे एक बात बताओ, क्या करना चाहिए? क्योंकि कंफ्यूजन कहां पर है, मैं बता रहा हूं तुम्हें कंफ्यूजन कहां पर है। क्या करना चाहिए, इन दोनों को ऐड करना है या सेपरेट करना है? बताओ, इतनी देर से मैं ये समझा रहा हूं। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है पानी के अंदर, पानी की वेलोसिटी इसमें उठा करके ऐड कर दो, ऐड कर दो, दैट्स खत्म हो जाएगी कहानी। तो चलिए इसको ऐड कर देते हैं। ऐड कैसे करेंगे? हाँ जी अक्षांश, वही करेंगे।
तो अब इसको ऐड करने वाला काम कर रहे हैं। ऐड करने वाला काम ऐड कैसे होगा, देखो वो कंपोनेंट सही करेंगे, ऐड करने के लिए कंपोनेंट करेंगे। तो वो जो 4 मीटर पर सेकंड है उसका वर्टिकल कंपोनेंट 4 साइन 60, 4 साइन 60 यानी 4√3/2 वर्टिकल कंपोनेंट। और हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या बना, 4 cos 60 यानी कि 4 इंटू हाफ। अब इसमें ये 5 ऐड होना है, तो ये एक कंफ्यूजन आता है कि भाई कहाँ ऐड होगा। तो मैंने सुबह भी कहा था हॉरिजेंटल कंपोनेंट हॉरिजेंटल में ऐड होगा, वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल में ऐड होगा। तो ये 5 किस में ऐड करें, ये जो 5 मीटर पर सेकंड है ये आप किस में ऐड करोगे, इस हॉरिजेंटल वाले में करोगे या 4√3/2 में करोगे। तो ऑब्वियसली 5 विल बी एडेड विद दिस 4 इंटू हाफ यानी 2 में। तो यहां पर क्या होगा, सुपर इम्पोज हो गया, मतलब इसके साथ वो 5 ऐड हो गया यानी इस तरफ 5 और ऐड हो गया। तो अब आप बताओ टोटल वेलोसिटी कितनी हुई इस तरफ, टोटल वेलोसिटी क्या हो गई। बस इतना सा काम करना सीख जाओ, आपको रिवर बोट प्रॉब्लम में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी नहीं आपको दिक्कत होगी अगर आप इस लॉजिक को समझ जाते हो। और अदरवाइज फिर कभी कॉन्फिडेंट नहीं फील करोगे। तो टोटल क्या हुआ, 7 मीटर पर सेकंड राइट साइड चला, यानी कि वो जो पर्सन है वो 7 मीटर पर सेकंड इधर चल रहा है और ये 2√3 ऊपर चल रहा है। इस तरफ 7 मीटर पर सेकंड और इस तरफ ये कैंसिल करके 2√3 हो गया। ठीक है, ये हुआ। और वो पर्सन मान लो यहां से यहां कहीं पहुंच गया, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा। तो उस रिजल्टेंट के बाद ये पर्सन मान लो यहां पर आया। ठीक है, अब अगर हम ये कहें कि ये डिस्टेंस आपका इधर वाला जो डिस्टेंस है, ध्यान से अब आगे का स्टेटमेंट ध्यान सुनना यार। अनुसार पिछले वाले में कंपोनेंट्स, अब हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अलग है, उसमें हमको ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करना पड़ रहा है, वो सॉल्विंग मेथड है और कंसेप्ट अलग होता है। आप लोग क्या चाह रहे हो कि सॉल्व करने का तरीका भी हर क्वेश्चन में एक ही हो। सुनो मैं समझा रहा हूं भी। हाँ, तो क्या होगा ये पर्सन मतलब मैन जो है वो यहां से चला, और क्योंकि इसके पास दोनों डायरेक्शंस में वेलोसिटी है तो ये किसी एंगल पर यहां पहुंच जाएगा। अब आपको वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए, मतलब वोकैबुलरी तो स्ट्रांग होनी चाहिए ना। ड्रिफ्ट को इसको बोलते हो। तो जहां से आप स्टार्ट करते हो उसके सामने वाले पॉइंट से और जहां पर आप रीच करते हो इस डिस्टेंस को ड्रिफ्ट कहा जाता है। वोकैबुलरी तो आपको वैसे भी पता होनी चाहिए कि इसको क्या कहा जाता है, इसको एक्स मान लेते हैं। तो मुझे ये बताओ इस पर्सन के पास, इस पर्सन का डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे, क्या लिखोगे डिस्प्लेसमेंट। अगर ये पर्सन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ना इसका। उसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखे, उसको वेक्टर फॉर्म में मैं बता रहा हूं, देखना अब आप बताना सही है कि गलत है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है मैं कह रहा हूं कि ये 200 जे कैप प्लस एक्स आई कैप है, सही है गलत है। मैं तो सिर्फ मैं जितना बेसिक जा सकता हूं उतना बेसिक पे जाऊंगा, क्योंकि मुझे कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना इस चीज को। हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये 200 जे कैप और एक्स आई कैप इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी में 5 + 2 यानी 7, 7 आई कैप और इधर 2√3 जे कैप। दिस इज वेलोसिटी इनटू टाइम टी। क्वेश्चन डन। कैसे, लेफ्ट साइड और राइट साइड के कोफिशिएंट्स कंपेयर कर दो। जब दो वेक्टर इक्वल हो जाते हैं तो उनके कोफिशिएंट्स कंपेयर किए जा सकते हैं। लेफ्ट साइड जे कैप का कोफिशिएंट है 200, राइट साइड जे कैप का कोफिशिएंट है 2√3 इंटू टी। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। लेफ्ट साइड आई कैप का कोफिशिएंट है x और राइट साइड पर आई कैप का कोफिशिएंट है 2√3 टी, सेकंड इक्वेशन। अब आप इनको सॉल्व करके बताओ कि x और t कितने आएंगे और फिर देख लो आपके आंसर आए कि नहीं है। नेहल बच्चा वो करो अपने आप, हाँ बिल्कुल। मैं सिर्फ जनरलाइज सबके लिए बता रहा हूँ। अब भदौरिया जी फॉर्मूला यूज करो, चाहे जो भी यूज करो, आज का जो मेथड है वो मैं इसी तरीके से बता रहा हूँ। आप फॉर्मूला याद है तो यूज करो ना। मैं तो उनकी हेल्प कर रहा हूँ भाई जिनको समझ में नहीं आ रहा मान लो, तो वो कैसे करेंगे।
उनके लिए आंसर आ जाएगा आपका, है ना। आंसर चेक कर लो। टाइम टाइम जो आ रहा है वो 100/√3 आ रहा है। टाइम 100/√3, टाइम की वैल्यू 100/√3। देव असाइनमेंट का 3rd क्वेश्चन करा दिया है। ओह यार, एक गड़बड़ हो गई भाई, ये एक गड़बड़ हो गई है। सुनो सुनो सुनो, ये गड़बड़ हो गई। ये जो एक्स है ना वो गलत लिख दिया मैंने, सॉरी। करेक्शन करेंगे। एक्स इक्वल टू 70 होगा यार, ये करेक्शन कर लो, गलती हो गई उसमें, है ना, वो मिस्टेक से उधर वाला चला गया। अब आंसर आ जाएगा। जिनके पास असाइनमेंट है वो अपना आंसर कंफर्म करते रहिएगा, ठीक है। अपने असाइनमेंट को आप कंफर्म करो अपने लेवल पर कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा, और अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ। ऐसे नहीं, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 विश्वास बता रहे यार, 9th बता रहे हैं, सीक्वेंस में आ रहा है ना, 8th और उसके बाद 9th। क्वेश्चन नंबर 8, मैन कैन रो अ बोट इन द स्टिल वाटर। आप लोग रीड करो। मैन कैन रो अ बोट इन द स्टिल वाटर एट 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक। ही कैन वॉक एट 5 किलोमीटर पर आवर ऑन द शोर, एंड द वाटर इन द रिवर इज 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब सुनिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। 8th क्वेश्चन, ध्यान से करना है। इस रिवर की कुछ विड्थ होगी, उसको डी मान लो। यहां से कोई मैन ने चलना स्टार्ट किया, ठीक है, इस मैन ने यहां से चलना स्टार्ट किया, लेकिन इस आदमी को पहुंचना कहां है? जिनके पास असाइनमेंट है वो बताएं मुझे, कहां पहुंचना है इसको। नहीं अनंत, वो 500 हम ले लेंगे, दिव्यम वो छोड़ दो, वो सब हम अभी डेटा यूज करेंगे। जाना कहां पे है इसको? क्वेश्चन में आप रीड करके बताओ इसको कहां पर जाना है, इस पर्सन को कहां पर पहुंचना है। नहीं भाई अपोजिट शोर तो काफी लंबा है ना, तो कहां पहुंचना है? यहाँ पहुंचना है कि यहाँ पहुंचना है कि यहाँ पहुंचना है कि यहाँ पहुंचना है, कहां पर? अपोजिट शोर के स्पेसिफिक पॉइंट की बात करो ना। आप क्वेश्चन तो पढ़ो, इसीलिए मैं तुम्हारी रीडिंग स्किल चेक कर रहा हूँ। रीडिंग स्किल चेक कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चन क्वेश्चन को सही से रीड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। देखिए वहां पर क्या लिखा है बताऊं? हाँ, लीस्ट पॉसिबल टाइम में एग्जैक्टली अपोजिट, यानी इस पर्सन को यहां से यहां आना है। अब सुनना, कहानी सुनो इसकी, और निकालना क्या है कि वो कौन सी डायरेक्शन में चले। तो मान लेते हैं कि ये पर्सन, मान लेते हैं कि ये पर्सन थीटा एंगल पर चल रहा है, मान लेते हैं। मतलब ये वेक्टर जो है ना, ये जो थीटा एंगल पर आप वेक्टर देख रहे हो, ये वेलोसिटी ऑफ मैन इन वाटर है। वेलोसिटी ऑफ मैन इन वाटर, ये थीटा एंगल हमने माना कि पानी के अंदर वो थीटा एंगल पर चला, और यही उस क्वेश्चन में पूछा भी गया है। इसकी वेलोसिटी दे रखी है, इसकी वेलोसिटी दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर में, और पानी की भी वेलोसिटी दे रखी है। रिवर के फ्लो करने की वेलोसिटी गिवन है कितनी? 5। 2 है क्या वो? अच्छा एक मिनट, एक मिनट, नहीं नहीं, मैन 3 वाला है, अरे सॉरी, रिवर 2 है, ओके रिवर 2 है, रिवर 2 है, ठीक है ना, रिवर 2 है, ओके ठीक। अच्छा सुनो, ठीक है, हाँ वॉक करने का 5 है। तो अब क्या करेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सुनो स्टेप बाय स्टेप चल, हमें हमें जो हमने जो लर्न किया वही। हाँ पुलकित लेफ्ट साइड भी मान सकते हो, वो आपके ऊपर है, आप लेफ्ट साइड मानना चाहो लेफ्ट से, मैंने राइट साइड माना। मैं इस थीटा को एज्यूम कर रहा हूँ कि ये राइट साइड है। अब देखो मेरा कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ मैन इन वाटर में वाटर की वेलोसिटी को सुपर इम्पोज यानी ऐड करना होगा। तो वो काम चालू करते हैं, ठीक है, वो काम चालू करो। कैसे करेंगे देखो, सक्षम रोहतगी ये अलग क्वेश्चन है, मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ क्वेश्चन को रीड करना सीखिए। और यहाँ पर फॉर्मूले वाली स्टडी थोड़ी सी काम नहीं आएगी, मैं समझाता हूँ तुम्हें, देखो समझाता हूँ। उस मैन की वेलोसिटीज चेक करते पहले क्या है। मैन की हॉरिजेंटल वेलोसिटी, मैन की हॉरिजेंटल वेलोसिटी 3 cos थीटा
but keep in mind that the velocity of river is also superimposed, added. तो 3 cos थीटा प्लस 2 कर दो, ये समझ आया +2 वाला कंसेप्ट। वेलोसिटी ऑफ मैन इन मीडियम, उसका कंपोनेंट है 3 cos थीटा, और मीडियम की वेलोसिटी सुपर इंपोज होनी है यानी ऐड होनी है, तो 3 cos थीटा +2, और इधर की वेलोसिटी मतलब कि वाई डायरेक्शन की 3 sin थीटा। अब इनका जो रिजल्टेंट बनेगा, इनका एक रिजल्टेंट भी आएगा, उस रिजल्टेंट की वजह से, इन दो वेलोसिटीज के रिजल्टेंट की वजह से वो मैन यहां से यहां कहीं पर रीच कर जाएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर। उसमें मान लिया कि ये डिस्टेंस x हो गया, और अब हम इसके विड्थ 500 मीटर यानी कि ½ किलोमीटर यूज करेंगे। विनायक देखो, अब अभी एक डाउट तुमने पूछा था, अगर मीटिंग में हो आप, इस मैन का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? मैन ने यहां से चला और यहां पहुंच गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखा जाए? इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या लिखा जाए? इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, तो मैं यहां पर वेक्टर वाला कंसेप्ट लगा रहा हूं यार। ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये ट्रायंगल लॉ से लिखा जा सकता है कि पहले इधर वाला एक वेक्टर बना लो और फिर एक ये वाला वेक्टर बना लो। तो उस लॉजिक से मैं कह सकता हूं कि ये 1/2 जे कैप और प्लस एक्स आई कैप है, ये डिस्प्लेसमेंट लिखा है मैंने। रन और रिवर की वेलोसिटी या तो राइट होगी या लेफ्ट होगी, वही मैं कह रहा एंगल पे कभी नहीं मानते इसको। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया इक्वल टू इसकी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या बन रही है? 3 sin थीटा जे कैप की तरफ, 3 sin थीटा जे कैप की तरफ, प्लस 3 cos थीटा प्लस 2 आई कैप की तरफ, और इस टोटल में टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल में टाइम। अब इसके बाद क्या करना है ना, कि मल्टीप्लाई करके लेफ्ट का जे कैप और राइट का जे कैप कंपेयर करना है, लेफ्ट का आई कैप और राइट का आई कैप कंपेयर करना है। कर पाओगे इतना? क्योंकि पेज मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, कर पाओगे? कंपैरिजन कर सकते हो लेफ्ट साइड और राइट साइड, इधर जे कैप और इधर का जे कैप कंपेयर करना है, इधर और इधर का। तो जरा उससे कंपेयर करके ना टाइम निकाल लो कितना आ रहा है, कंपेयर करके टाइम निकालो कितना आता है, बताओ। कंपेयर करके टाइम निकालो, कंपेयर करके आप इसमें से टाइम कैलकुलेट करो, है ना। थोड़ी सी हम लोग मिल करके इसको रिजॉल्व करेंगे आज प्रॉब्लम को। कंपेयर करके टाइम निकालते हैं कितना आएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर सामने रख देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, तो कितना आ रहा है टाइम, देखो कंपेयर करने के बाद। मेरे हिसाब से जो टाइम आ रहा है ना कंपेयर करने के बाद, वो बता रहा हूँ कितना आएगा। टाइम 1/6 sin थीटा, और जो x आएगा कंपेयर करने के बाद, जो x की वैल्यू बनेगी आफ्टर कंपैरिजन, वो बनेगी 3 cos थीटा प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6 sin थीटा। उसमें टाइम की वैल्यू रखनी पड़ेगी। एग्री करते हो ये दोनों रिजल्ट्स? एग्री करते हो कि ये दोनों आ रहे हैं? ओके, तो ये कौन सा टाइम निकाला आपने ऊपर? ये 1/6 sin थीटा में कौन सा टाइम है? ये टाइम कौन सा है? ये है रिवर के एक बैंक से दूसरे बैंक तक जाने का, यानी कि क्रॉसिंग टाइम, क्रॉसिंग टाइम है। विनायक इनटू टी कर दिया है, सेकंड वाले में कर दिया है मैंने, इसीलिए मैंने वेट कर रहा हूँ। इसमें ऑलरेडी डन है, ये दोनों डन है इसमें, ये क्रॉसिंग टाइम है। अब आप लोग कंफ्यूज कहां पे होते हैं बताता हूं। अगर क्वेश्चन कहता है कि क्रॉसिंग टाइम आपको मिनिमम करना है, अगर आपको अपना मिनिमम क्रॉसिंग टाइम चाहिए, मिनिमम क्रॉसिंग टाइम, सुन लो ध्यान से, अगर आप चाहते हो कि मिनिमम क्रॉसिंग टाइम आए, तो कब होगा वो टाइम मिनिमम? कब होगा? जब डिनोमिनेटर का साइन थीटा मैक्सिमम हो, और डिनोमिनेटर का साइन थीटा मैक्सिमम करने के लिए हमें थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करनी पड़ेगी, यानी ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री कह रहा हूं,
इसका मतलब अगर आप रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाहते हो तो वेलोसिटी ऑफ मैन इन द वाटर, वेलोसिटी ऑफ मैन इन वाटर वो 90 डिग्री एंगल पे होना चाहिए विद द फ्लो ऑफ रिवर। एक सब क्लियर नहीं होता यार आपको एक कंसेप्ट से? लेकिन इस क्वेश्चन में क्रॉसिंग टाइम की बात नहीं की है उसने, इस क्वेश्चन में क्रॉसिंग टाइम की बात ही नहीं की गई है। इस क्वेश्चन में किसकी बात की गई है वो बताता हूं आपको। जब मैन यहां पर पहुंच गया उसके बाद वो वापस वॉक करेगा 5 किलोमीटर पर आवर से, 5 किलोमीटर पर आवर से वो वॉक करेगा और फिर इस पॉइंट तक आ जाएगा। मतलब पहले क्रॉस करके दूसरे साइड पहुंच गए, उसके बाद पैदल चल के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना है आपको। तो टोटल टाइम कितना हुआ? टोटल टाइम कितना हुआ देखो, टोटल टाइम। तो ये टोटल टाइम जब निकालने की बात करेंगे तो ये क्रॉसिंग टाइम होगा, जितना समय आपको रिवर के क्रॉस करने में लगा, और प्लस कितना टाइम आपको वॉक करने में लगेगा। तो क्रॉस करने वाला टाइम 1/6 साइन थीटा है, ये क्रॉस करने वाला टाइम है। और वॉक करने में कितना समय लगेगा? तो कितनी डिस्टेंस वॉक करनी है मुझे, कितना डिस्टेंस चलना है, मतलब कितनी डिस्टेंस की वॉक करनी है ना? सबको पता है x के बराबर, और x की ये वैल्यू है। मतलब वॉक टाइम कैसे निकालेंगे? वॉक डिस्टेंस, तो वॉकिंग डिस्टेंस कितना है? ये 3 cos थीटा प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6 साइन थीटा, ये हमारा वॉकिंग डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंस हम कितनी स्पीड से वॉक कर रहे हैं? 5 किलोमीटर पर आवर से, तो डिवाइडेड बाय 5 करो, ये आपका वॉक करने का टाइम है। सुनो, क्रॉस करने का टाइम प्लस वॉक करने का टाइम। क्वेश्चन कह रहा है कि ये टोटल मिनिमम होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है आपको, टोटल टाइम कम होना चाहिए। क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये टोटल वैल्यू मिनिमम कैसे होगी, इसको मिनिमम करना है। तो अब आप कैलकुलस यूज करोगे, जानते हो, अब आपको कैलकुलस यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास यहाँ पर। अब कोई और ऑप्शन नहीं है सॉल्व करने का कैलकुलस के अलावा, ठीक है? कि वो कहता है कि अगर किसी एक्सप्रेशन को मिनिमम करना चाहते हो, ये कहता है कि अगर आप किसी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना चाहते हो तो ये हो सकता है, लेकिन तब जब उसके लिए उस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन, समझ रहे हो आप? यानी इसका डिफरेंशिएशन, ये कैलकुलस का मैक्सिमा मिनिमा प्रॉपर्टी, कि अगर किसी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है तो उसको डिफरेंशिएट करो आप, यानी डी अपॉन डी थीटा। किस चीज को? इसको, क्या है वो? 1/6 ऊपर कॉसेक थीटा प्लस ये बनेगा 1/10 कॉट थीटा, एंड देन बनेगा 1/15 कॉसेक थीटा। और कैलकुलस कहता है मिनिमम होने के लिए डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 आनी चाहिए। अब ये कोई फिजिक्स का कंसेप्ट नहीं है। हाँ अनुषा जी, अब डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए तुमको, कॉसेक थीटा का डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए, कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए। जिन स्टूडेंट्स को याद होगा वो तो कर ले जाएंगे। तो मुझे जरा बताएंगे कॉसेक थीटा को डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आता है रूल के अकॉर्डिंग? ट्रिग्नोमेट्री में, ये भी आपका बेसिक मैथ में मेरे ख्याल से कराया जरूर गया होगा कि कॉसेक थीटा डिफरेंशिएट करने के बाद क्या बनता है। आशुतोष, अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ शाबाश। अच्छा, ये बनता है माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, शाबाश, ठीक है। अच्छा जी, कॉट थीटा डिफरेंशिएट करने के बाद क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट थीटा, कॉसेक स्क्वायर। अच्छा, माइनस आता है उसमें? कॉट थीटा के डिफरेंशिएशन में माइनस आता है? हाँ आता है। अच्छा, अरे एक किसी ने नो कहा है, नेहल करिए, एक बच्चे ने, भैया डिफरेंशिएशन सही कर लो अपना।
भदौरिया जी क्या कर रहे हो यार? कॉट थीटा के डिफरेंशिएशन में माइनस नहीं आता? आता है। कॉट थीटा के डिफरेंशिएशन में भी माइनस आता है भाई। यहाँ माइनस आएगा और ये आएगा क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये एक काम हम कर लेते हैं, ये 1/6 और 1/15 ऐड हो जाएंगे, बिकॉज ये भी कॉसेक थीटा है, ये भी कॉसेक थीटा है। तो 1/6 और 1/15 को ऐड कर लेते हैं, है ना? 1/6 और 1 तो ये बेसिकली ऐड करके हो जाएगा, मतलब 1/6 और प्लस 1/15 ये ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 21/90, यानी कि 7/15, नहीं 7/30, हाँ 7/30। अब इसको जीरो कर दो आप। अब बताओ क्या आंसर बन रहा है इससे? आगे तो सॉल्व मैं यहाँ तक लेकर के आ गया भाई आप लोग को, इसके आगे का आंसर आप बताइए। है ना, ये एक कॉसेक थीटा चला गया, फिर यहाँ कॉट थीटा है उसको कॉस अपॉन साइन करेंगे, फिर इस कॉसेक को भी आप 1/sin करोगे, है ना? सब कुछ करके बताओ क्या आंसर बनता है। अब अगेन कॉस इनवर्स -3/7, और यही आंसर दिया है असाइनमेंट में। तुम्हारे असाइनमेंट का जो आंसर है ना, वो यही है, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -3/7, यही आंसर दिया भी है बुक में। हाँ, तो भाई देखिए, लॉजिक लगाओगे गलती कभी नहीं होगी। मैंने आपको लॉजिक बता दिया कैसे करना है, आपको लॉजिक समझा दिया कैसे करना है। ठीक है जी, मैंने पूरा लॉजिक आपको बता दिया। अब इसके बाद पुलकित माइनस तो आ रहा आंसर में शायद यार, है माइनस? भैया ये देख लो यार, हमने हमने तो अभी एक बच्चे ने मुझे को आंसर लिखा था, मैंने उसका कॉपी कर लिया है, लेकिन आप बता दें, ठीक है ना? अब वो देख लेना, कैलकुलेशन पार्ट देख लो यार। एक 9th क्वेश्चन की डिमांड ज्यादा है, तो 9th क्वेश्चन, रुक जाओ प्रियांश। 19th क्वेश्चन जो है ना, देखो, नहीं 19th अलग है, क्वेश्चन 19th अलग है यार, क्वेश्चन 19th अलग है। अच्छा, यहाँ माइनस छूट गया, हाँ जी। हाँ, आंसर तब भी आता प्रणव, तब भी आंसर आता, हाँ। आंसर तब भी आता। विनायक, मिनिमा के लिए डबल डिफरेंशिएशन भी चेक करते हैं, लेकिन अब इतना टाइम हम लोग के पास नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी में हम लोगों ने इसको ये किया। हम ये मान के चल रहे हैं कि मिनिमा ही आएगा, कोई मैथ का न्यूमेरिकल तो नहीं कर रहे हो कि मैक्सिमा का भी कुछ पॉसिबिलिटी है। हाँ जी अनंत, बताओ जल्दी। सर वो हम लोग को मिनिमम क्रॉसिंग टाइम चाहिए था, तो आपने कहा था कि परपेंडिकुलर टू द फ्लो होना चाहिए डायरेक्शन। हाँ, तो हम लोग पानी ने को, वहाँ तो सर हम लोगों ने 90 डिग्री डिफरेंशिएशन के पहले 90 डिग्री रखा क्यों नहीं? तो क्वेश्चन में क्रॉसिंग टाइम मिनिमम पूछा ही नहीं है ना, मैं ये तो समझा रहा हूँ कि आपको क्रॉस करके और फिर पैदल चल के वापस भी आना है सामने, और ये दोनों टाइम मिला करके मिनिमम। अच्छा। हो सकता है कि आप कम से कम समय में क्रॉस तो कर गए, लेकिन वॉक करने में ज्यादा टाइम ले लिया आपने, दोनों का सम मिनिमम करना है। यस सर, समझ गया सर, थैंक यू सर। हाँ, ये डाउट सबको होता है बच्चे, ये डाउट। ठीक है बच्चा, अभी डाउट तो मेरे ख्याल से और भी है, लेकिन एक 9th क्वेश्चन की डिमांड ज्यादा है, तो एक एक और छोटा सेशन रख लेंगे हम लोग, हाफ एन आवर का सेशन एक और रख लेंगे अभी बीच में, कल परसों में, क्योंकि अभी हम लोग को न्यूटन लॉ का भी कुछ पोर्शन कंप्लीट करना है। ठीक है, तो 10 मिनट्स का ब्रेक लेकर के वापस रिज्वाइन करो, तो न्यूटन लॉ को हम लोग कंप्लीट करेंगे। रिमेनिंग डाउट्स के लिए एक अलग सेशन रख दूंगा, मैं फिर से रख दूंगा, या एक हो सकता है कि इतने के बाद, हो सकता है कि इतने के बाद हो सकता है कि आपके डाउट कुछ रिड्यूस कर दें, समझ आ गया हो तो कुछ रिडक्शन हो जाए। ठीक है, चलिए 10 मिनट बाद आइए।